Students, in previous video we were read your chapter number 1 फर्स्ट पार्ट। हम लोग आज इस सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में आपका एक चैप्टर रीड किया था वो चैप्टर था इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमने यहाँ पे कांता के बारे में रीड पढ़ा था करा था और ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में रीड करा था। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कैसे, मतलब क्या क्या उसमें मेन उसके चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं उसके रिगार्डिंग हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। The Indian Constitution recognizes every person as an equal. This means that every individual in the country, मतलब क्या है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिकॉग्नाइज करता है, मतलब हर किसी को एक जैसा बताता है, पहचान कराता है कि हर पर्सन जो है वो इक्वल है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, रिलीजियंस, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति जो कोई भी ट्राइब्स का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो, मतलब कास्ट मतलब होती है जाति, रिलीजन्स होता है मतलब धर्म, ट्राइब्स मतलब क्या होता है कि मतलब जनजातियां, एजुकेशनल शिक्षित, इकोनॉमिक आर्थिक, बैकग्राउंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल। मतलब कोई भी बैकग्राउंड का हो लेकिन वो सब क्या है, इक्वल है, बराबर है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी कीजेस टू एग्जिस्ट। तो ये किसी को रोकती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है, इट डजंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस इज रिकॉग्नाइज्ड। मतलब ये क्या होता है कि डेमोक्रेटिक इंडिया में सारे जो सिद्धांत हैं ये इक्वालिटी के क्या होते हैं, सभी पर्संस के लिए इक्वल है, बराबर है। While earlier no law existed to protect people from discrimination, पर पहले के उसमें क्या था, पहले के टाइम पे कोई भी ऐसा लॉ या कानून, मतलब कानून जो था वो एग्जिस्टेड नहीं था टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी व्यक्ति को भेदभाव से बचाने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव, ठीक है। एंड इल ट्रीटमेंट, मतलब जो इल ट्रीटमेंट होता था उसका कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल्स। मतलब अब लोगों की डिग्निटी, उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उनको क्या किया जाता है, पूरे बराबरी का हक दिया जाता है। द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब ये जो रिकॉग्निशंस है इक्वालिटी का, रिकॉग्निशन की मीनिंग क्या होती है कि मान्यता, जो मान्यता होती है समानता की। इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं ताकि इनको सेव किया जाए। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति लॉ के लिए क्या है, बराबर है। व्हाट दिस मीन्स is that every person from the president of the country of Kanta, domestic worker, मतलब इसके हिसाब से क्या है कि जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया का, उससे लेके जो एक डोमेस्टिक वर्कर है जो कि कांता है, वैसे लोग भी क्या है, सेम लॉज, मतलब उन सबको एक ही कानून को मानना है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के लिए अलग कानून है और कांता के लिए अलग कानून है। सो ये लोग अपने किस में चलते हैं, रिलीजन के अकॉर्डिंग रेस चलता है, कास्ट के अकॉर्डिंग, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब किसी भी चीज से इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये फीमेल है, मेल है। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एंड मार्केट्स। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, सबको सामान्य रूप से क्या है, आजादी है अपनी अभिव्यक्ति की, अपने आप को प्रेजेंट करने की। ये चीजें उनको बॉन्डेड नहीं कर सकता कि आप वहां पे जन्म लिए हो या आपका रिलीजन अलग है या आपकी कास्ट सिस्टम अलग है तो आप उस होटल में नहीं जा सकते या उस गार्डन में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो
सब कोई पब्लिक सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, रोड्स को यूज कर सकते हैं, बाथिंग घाट्स को यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या हुआ था, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, अछूतपना जो होता है, अछूतों को बोलते हैं ना अनटचेबिलिटी, उसको क्या कर दिया गया था, हैज बीन एब्लॉइज्ड, खत्म कर दिया गया था। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged communities. There are several laws in India that protect every person's right to be treated equally. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of the communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. These schemes are to ensure greater opportunity to people who have not this in the past. मतलब इसके क्या कारण क्या हुआ, जो अभी की वो बनाई गई, जो कानून बनाया गया, उसके कारण क्या हुआ कि सभी को क्या मिला, सभी की जो स्थिति थी वो सुधरी, कम्युनिटी सुधरी, इंडिविजुअल मतलब हर किसी को जो अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था वो सारी चीजों में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। अभी देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, पहले क्या होता था कि अनटचेबल पर्सन्स को कहीं पे जाने नहीं दिया जाता था, कुछ छूने नहीं दिया जाता था, उनको जॉब से वंचित रखा जाता था। लेकिन इन प्रेजेंट क्या हो रहा है, अनटचेबल को रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ST SC लोगों को। तो उससे क्या फायदा हो रहा है उन लोगों को कि वो लोग एक्चुअली, ये जो लॉ था वो उस टाइम 10 से 20 साल के लिए बनाया गया था कि 10 से 20 साल तक के क्या किया जाएगा कि जो SC और ST लोग थे उन लोगों को क्या किया जाएगा कि उनकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनको क्या दिया जाएगा, उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब दी जाएगी। तो उसके कारण ये रिजर्वेशन सिस्टम आया ताकि वो लोग जो पिछड़ चुके हैं उनको क्या किया जा सके, एक लेवल में लाया जा सके। तो इसका फायदा मतलब उनको भी मिल रहा है जो उसके मतलब जो जिनको हमेशा अपमानित होना पड़ता था, जिनको हमेशा घृणित दृष्टि से देखा जाता था। तो ये सब एक सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए किया गया था। वन ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द मिडडे मील स्कीम। इसमें से एक और स्कीम है, कौन सी, मिड डे मील स्कीम। ये रेफर क्या करती है, ये गवर्नमेंट एलिमेंट्री के द्वारा स्कूल में प्रोवाइड की गई है कि हर बच्चे के लिए स्कूल में ही खाना बनाया जाएगा। और इसमें सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, 2001 में तमिलनाडु ने इंट्रोड्यूस किया था। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिन दिस प्रोग्राम। और तमिलनाडु के बाद ये प्रोग्राम पूरी सुप्रीम कोर्ट को इतना पसंद आया कि उसने पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसको स्टार्ट करने की डिमांड करी। अब देखो, उसको स्टार्ट करने का मेन रीजन क्या था कि 6 मंथ्स के अंदर में ही इसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में इसको स्टार्ट किया गया। और इससे क्या हुआ कि पॉजिटिव इफेक्ट आए। अब ये पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे कि हर किसी को, गरीब बच्चे जो थे जिनको स्कूल अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो लोगों को कम से कम एक टाइम खाना मिलता था, तो वो लोग उस लालच में स्कूल जा रहे थे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल। पहले लोग बच्चे क्या करते थे कि देखो क्या होता है, जो ट्राइबल एरिया और गांव के साइड के अर्बन एरियाज के जो बच्चे रहते हैं ना, उन लोगों को क्या किया जाता है, जब लंच टाइम प्रोवाइड होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने घर चले जाते हैं लंच करने, और लंच करने के बाद कभी भी घर से वापस नहीं आते थे। ये टीचर्स की कंप्लेन होती थी। तो लेकिन जब ये वाला सिस्टम चालू हुआ तो बच्चे जाते ही नहीं थे। तो उसके रीजन से क्या हुआ कि मिड डे मील के कारण बच्चे स्कूल में ही रुक के पढ़ना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, their attendance has improved. The mothers who earlier had to interrupt their work to feed their children at home during the day now no longer need to do so. This program has also helped reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal.
The midday meal program also helps to reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. तो concentrate मतलब ध्यान लगाना, और stomachs मतलब पेट, empty मतलब खाली। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जो अपने भूख के कारण पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। इससे बहुत सारे फायदे हुए। जो मम्मियां रहती थी उन लोगों को घर पे रुकना पड़ता था क्योंकि बच्चे आते हैं दोपहर में खाना खाने के लिए, तो उनको ये टेंशन रहता था कि बच्चे आएंगे तो मेरे को खाना बनाना है, खाना खिलाना है। तो वो एक उनको छुट्टी मिली तो वो अपना कुछ और अपने बारे में सोच सकती थी, अपने जॉब के बारे में सोच सकती थी। फिर कुछ लोगों को इससे जॉब भी मिला क्योंकि अब खाना कैसे बनेगा, तो खाना बनाने के लिए तो कुक्स चाहिए। तो कुक के कारण क्या हुआ, कुकिंग की जॉब के कारण कुछ लोगों को उससे जॉब भी मिल गया। तो ये, और फिर क्या हुआ कि यहाँ पे सभी, चाहे वो ऊंची जाति का बच्चा हो चाहे वो छोटी जाति का बच्चा हो, वो सब एक साथ खाना खाते थे। तो ये सारी चीजें बहुत ही लोगों के लिए फायदेमंद रही। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meals program has helped increase the enrollment and attendance of poor children. अब मिड डे मील प्रोग्राम से क्या हुआ कि हर बच्चे को क्या मिला, अपनी अटेंडेंस सुधारने का मौका मिला, उनकी सेहत सही हुई। तो ये सारी चीजें क्या हुई कि एक अपॉर्चुनिटी आई कि बच्चों को उस समानता का अधिकार मिलेगा। देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश में होनी है। While the midday meal program has helped increase the enrollment, attendance of poor children in school, जैसे गरीब बच्चों की अटेंडेंस में सुधार आया, बच्चों की हेल्थ में सही सुधार आया। There is continue to be big difference in our country between school that the rich attend and those that the poor attend. मतलब एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाता है स्कूल्स में, जो गरीब बच्चे यूज कर जाते हैं और जो अमीर बच्चे जाते हैं। तो in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against and treated unequally. जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ कि उनको क्या किया जाता था, अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। These children are forced in unequal situation in which their dignity is not. तो मतलब जैसे वाल्मीकि जी के साथ हुआ ना कि उनको क्या किया गया था, मतलब उनको समझा ही नहीं जाता था, उनके साथ हमेशा ऐसा व्यवहार किया जाता था कि तुम नीची जाति के हो। ये होता था उस टाइम पे कि अनटचेबल लोगों के साथ ऐसा ही एकदम हीन भावना से देखा जाता था। तो ताकि उनके, और उससे क्या होता था कि उनका आत्मसम्मान जो होता था वो बहुत ही ज्यादा हर्ट होता था। दिस बिकम बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक एज देम इक्वल इवन थो लॉ रिक्वायर्स इट। मतलब कानून चाहता है कि चाहता हो तब भी इनको अनइक्वली ही ट्रीट किया जाता था। लेकिन जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके बाद से क्या हुआ कि सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाने लगा। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस दैट एटीट्यूड चेंजेस वेरी स्लोली even though person are aware discrimination is against the law, they continues to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status and because they are women. मतलब डिसेबिलिटी, बहुत सारी चीजें होती थी जिसके कारण लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। ये धार्मिक हो सकता था, उनकी डिसेबिलिटी मतलब कुछ अयोग्यता, इकोनॉमिक आर्थिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, और कुछ लोग तो ये भी ट्रीट करते थे कि वुमेन्स है, लड़कियां हैं, तो बस इनको पढ़ाओ लिखाओ और क्या करो, किचन के काम करवाओ। ये लोग बाहर जाने के लायक नहीं है या बाहर काम करने के लायक नहीं है, ऐसा करके लोग बच्चों को पढ़ने ही नहीं देते थे। तो ये क्या हुआ कि जब इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट नो वन इज इंटरफेयर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। तो ये क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि नहीं, हर किसी को क्या करना है, समानता का अधिकार देना है और उनकी रिस्पेक्ट को रखना है। द प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, तभी क्या होगा कि हमारा जो प्रेजेंट का वर्तमान की स्थिति है वो बदलेगी। Establishing equality in a democratic society, it is a continuous struggle and one in which individuals as well as various communities in India contribute to, and you will read more about this in this book. और हम लोग
इन्हीं सब के बारे में आगे के चैप्टर्स में भी रीड करेंगे। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज मतलब और क्या हुए जो दूसरे डेमोक्रेसीज थी उसमें समानता लाने के लिए। सो यू आर प्रोबेबली वंडरिंग whether India is the only democratic country in which there is inequality, where the struggle for equality continues to exist। मतलब हमारी इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री थी जहाँ पे अनइक्वालिटी मतलब असमानता को बहुत ही ज्यादा इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। द ट्रूथ इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूस टू बी द की इश्यू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल मतलब लोगों कम्युनिटी ने भी बहुत स्ट्रगल किया। सो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा भारत ही था जहाँ पे अनइक्वालिटी मतलब यहाँ पे तो स्ट्रगल हुआ ही, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब बाकी की जगह पे क्या होता था कि थोड़े ही रीजंस होते थे, लेकिन हमारे पास देखो धर्म भी एक ऐसा वो था टॉपिक था जिसके कारण अनइक्वालिटी आती थी। मैन और वुमेन भी थे। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत में ही ये चीजें हो रही थी कि सिर्फ भारत में ही स्ट्रगल चल रहा था अनइक्वालिटी को लेके, लेकिन और भी कई कंट्रीज थी जो कि स्ट्रगल कर रहे थे अनइक्वालिटी को लेके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का और अफ्रीकन अमेरिकास के बीच में, हुज असेंट्स वेयर द स्लैव्स। अब देखो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन थे वो कौन थे? जिनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे और किस लिए आए थे? दास बनाने के लिए। स्लैव्स मतलब दास, तो स्लैव्स बनाने के लिए आए थे। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। फिर 1950 में क्या हुआ? एक इक्वल राइट्स के लिए अफ्रीकन अमेरिकन ने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर treated extremely unequally in the United States and denied unequally through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit at the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. मतलब उन लोगों को क्या करना पड़ता था कि जब भी वो बस में ट्रैवल करते थे वो लोगों को बैक की सीट में बैठना पड़ता था, और जब तक के व्हाइट पर्सन्स चाहते तो वो और व्हाइट पर्सन यदि चाहते तो उनको कभी भी उस सीट से भी उठा सकते थे। रोजा पार्क्स 1913-2005 वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। ये रोजा पार्क्स जो थी वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे फॉर वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट on a bus to white man on 1st December 1955। जो रोजा पार्क्स थी वो बहुत ही थकी हुई थी, अपने डेली के ऑफिस वर्क से वापस आ रही थी, और उस टाइम पे एक व्हाइट मैन आता है। मतलब इन लोगों को व्हाइट मैन बोला जाता था ना, जो अमेरिका रहते के लोग रहते थे, जो वहीं के प्रॉपर रहने वाले थे, जो अमेरिकन थे, उनको व्हाइट मैन बोला जाता था। तो उसको अपनी सीट देने से वो मना कर देती हैं। ये कब का होता है ये वाला इंसिडेंट? 1 दिसंबर 1955 को। और ह्यूज अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वेयर ट्रीटेड एंड विच कैम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। और जब ये चीज होती है तो उसके बाद वो मैन को बड़ा बुरा लग जाता है। तो ये उसी के बाद से क्या स्टार्ट होता है अमेरिका में? सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion or natural origin. It also stated that all religion or natural origin stated that all schools would be open for African American children and they would no longer have to attend separate school especially set up from them। मतलब इनके लिए एक स्पेशल स्कूल चलाया जाता था। जब 1964 का सिविल राइट्स अगेंस्ट 1964 आया
तो उसमें ये भी मेंशन किया गया कि जो बच्चे अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको जो अलग से स्कूल दिया जा रहा है वो भी बंद किया जाए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि अटेंड टू however despite this a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend the government school. मतलब मोस्टली बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल अटेंड कर रहे थे, उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं दिए जाते थे। तो बहुत, और गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम फैसिलिटी हुआ करती थी गरीब बच्चों के लिए, और जो टीचर्स भी रहते थे वो वाइट स्टूडेंट्स के कंपेयर में के टीचर्स से बहुत ही ज्यादा क्या होते थे, क्वालिफाइड नहीं होते थे। तो ये एक हाईली रेटेड, मतलब वहां पे एक हाईली रेटेड एज अ प्राइवेट स्कूल, मतलब हाईली लोगों के लिए ही प्राइवेट स्कूल को बनाया गया था। एक्सपर्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं आपको अभी पहले मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, मेन चैलेंज क्या है डेमोक्रेसी के लिए? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली democratic. There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push of a greater recognition of equality. हम लोग इक्वालिटी को बढ़ावा इसलिए देते हैं क्योंकि हम किसी को डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग या जेंडर के अकॉर्डिंग यदि हम जज करते हैं तो उससे क्या होता है, ये लॉस हमारी कंट्री का है। ये लॉस कैसे है? क्योंकि यदि हम इसके अकॉर्डिंग लोगों को जज करेंगे तो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो छुप जाएगी, उनकी जो योग्यता है वो हमको उभर के नहीं मिल पाएगी। तो इसके कारण क्या किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग क्या बनाया गया कि ऐसे रूल्स बनाए गए जिससे क्या हो कि हमको समझने में मतलब लोगों को बराबरी का मौका मिले और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। तो ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और पुश ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। Central to this is the struggle for the recognition for all persons as equal and their dignity to be maintained. तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया कि हर पर्सन इक्वल है, हर किसी की डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। In this book you will read about how this issue is equally affect various aspects of our daily lives in democratic India. As you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. मतलब इस हम जो आगे बुक में पढ़ने वाले हैं इसके अकॉर्डिंग हम ये जानेंगे कि जो कैसे ये डेमोक्रेटिक इंडिया बना, हमारी डेली लाइफ में आया, और हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है और ये कैसे लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करती है, हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। नाउ आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15, जिसमें ये बताया गया है कि द स्टेट शैल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑनली और रिलीजन, रेस, कास्ट, का सेक्स, प्लेस, बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कोई भी सिटीजन्स के अगेंस्ट में, मतलब अगेंस्ट में कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल क्या होना चाहिए, मतलब उसके लिए ग्राउंड क्या मान के कि वो कौन सी जाति का है या कौन से कास्ट का है, सेक्स का है, तो इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एनी देम to be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurant, hotels or places public entertainment. ये यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जा सकता है और कोई भी व्यक्ति, ये नेक्स्ट वाला क्या दिया है, कोई भी व्यक्ति टैंक्स यूज कर सकता है, रोड्स यूज कर सकता है, मतलब जो भी चाहे वो चीजों को यूज कर सकता है जनरली और पब्लिकली। ठीक है। तो ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे एक चीज और है, डिसेबिलिटी के ऊपर से, डिसेबिलिटी का मतलब होता है, देखो यह डिसेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, मेंटली डिसेबिलिटी भी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। तो मेंटल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा नाम दिया है, वो
नाम है दिव्यांग, मतलब जो लोग मेंटली फिट नहीं है या फिजिकली उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उनको दिव्यांग बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो लोगों को हम जज नहीं कर सकते डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, कास्ट के अकॉर्डिंग, सेक्स के अकॉर्डिंग। तो हम सबके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको इक्वल राइट्स देता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. So enjoy your classes. Have a beautiful day.